हरिओम। हम अक्सर कहते हैं और सच भी यही है कि योगाभ्यास व्यायाम नहीं है। योगाभ्यास अध्यात्म है। अध्यात्म की राह में जो जो सहयोगी हैं वो सब योगाभ्यास के हिस्से होते हैं। तो इस हिसाब से हम शरीर को, श्वास को, प्राण को, ध्यान को नकार नहीं सकते। अगर शरीर रुग्ण है तो फिर हम ऊंची साधना के बारे में बातें कर सकते हैं, कल्पना कर सकते हैं, लेकिन उसे प्राप्त नहीं कर सकते। हाँ, एक स्थिति ये आती है कि हम शरीर से शुरू हों, अपने श्वास, प्राण, अपने इंद्रिय और इसके साथ साथ अपने मन को संयत करते हुए उस स्थिति को पालें, भीष्म पितामह जैसी स्थिति को, कि शरीर अगर शरशैया पर भी है तो भी उनकी चेतना विचलित नहीं है। लेकिन वो कल्पना नहीं है, वो एक जीवन की लंबी साध होती है। हमें आम जो जीवन हम जी रहे हैं इस समाज में, उसमें तरह तरह के समस्याएं हैं, तरह तरह की परिस्थितियां हैं और उनकी वजह से तरह तरह के प्रभाव हमारे शरीर पर पड़ते हैं। रोग नित्य नया रूप लेते रहते हैं, रोग नित्य नए कॉम्बिनेशंस भी लेते हैं। जैसे हमारे दुश्मन कोई एक ही नहीं होता, बल्कि अगर हम एक दुश्मन के कब्जे में ना आए तो कई दुश्मन आपसे समझौता कर लेते हैं और वो एक साथ हमारे ऊपर हमला करके हमको समाप्त करने की योजना बना लेते हैं। लेकिन जो सूरमा है वो इस तरह तैयार रहता है कि अगर हर तरफ से भी हमला है, इसका मतलब उन्होंने हमारी मजबूती को समझा है। ये स्थिति रोगों के साथ में भी है, क्योंकि ये भी तो हमारे शत्रु ही हैं। जहाँ षडारी माने जाते हैं तो उनके विभिन्न रूप हमारे सामने आते हैं, काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह, मत्सर, लेकिन ये सब शरीर के ऊपर पहले प्रभाव छोड़ते हैं। खैर, जितने प्रभाव हमारे शरीर पे पड़ रहे हैं, जितनी तरह के रोग आ रहे हैं, उनमें बहुत सारे रोग हमारी कमर से संबंधित होते हैं, पीठ से संबंधित। अगर हमारी पीठ मजबूत है तो फिर हम मजबूत हैं। अगर हमारी पीठ लचीली है तो हम दीर्घायु हैं। अगर हमारी पीठ निरोग है तो सच मानो कि हम भी निरोग हैं, क्योंकि जो प्राणघातक रोग हमें घेरते हैं वो हमारी रीढ़ के ही इर्द गिर्द पनपते हैं। कारण कुछ भी हो उनका, लेकिन रीढ़ को बचाना है, इसे मजबूत रखना है। इसके ऊपर जो हमले होते हैं तो उसमें तरह तरह के रोगों के नाम हमें पता चलते हैं कि ये एक सीधी हड्डी नहीं है, ये कई कशेरुकाओं का कॉम्बिनेशन है और उनमें जो भी हमारे सामने समस्या आती हैं ये सच है, ये अनुभूत है और मैंने इसे अनुभव करके देखा है कि योग को अगर हम ठीक से अपना करके रखते हैं, शरीर संरचना को जानते हुए, तो फिर हम इन समस्याओं को बहुत जल्दी नियंत्रण में ले लेते हैं और अपने आप को हम रिगेन कर लेते हैं, दोबारा से अपने स्वाभाविक स्थिति में लौट आते हैं। मैं यहाँ सारे रोगों की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन एक बहुत ज़्यादा प्रचलित इस समय समस्या है जिसको हम स्लिप डिस्क कह देते हैं, यानी डिस्क का स्लिप हो जाना। और उसकी वजह से हम बस जहाँ के तहाँ रुक जाते हैं। वो कई बार तो जोर से छींक आने पर भी स्लिप डिस्क हो जाती है, जोर से खांसी लेने पर स्लिप डिस्क हो जाती है। झटका अगर हम किसी क्रिया में ले बैठें, आड़े टेढ़े कहीं कूद जाएं, आड़ा टेढ़ा वजन उठा करके चलने लगें तो भी स्लिप डिस्क हो जाती है और दुर्घटनाओं में, हादसों में तो प्राय होती है। तो इसलिए संतुलन बिगड़ जाना ही हमारे स्लिप डिस्क का मुख्य कारण होता है, चाहे वो चोट की वजह से है और चाहे हमारे वो
एक्टिविटी की वजह से है। अगर हमारी रीढ़ मजबूत है, फ्लेक्सिबल है, तो फिर निरोग रहना उसको चाहिए। लेकिन हम उसे न तो मजबूत रखते हैं और ना ही फ्लेक्सिबल रखते हैं, बल्कि कई बार तो ये सोचते हैं कि नहीं, मैं ठीक ठाक हूँ, मुझे अभ्यास की ज़रूरत नहीं है, मुझे योग की ज़रूरत नहीं है, मैं ठीक हूँ। उससे बड़ा दुख होता है और ऐसा लगता है कि क्या दुख पड़ने पर ही हम हमेशा उसके उपाय की तलाश करेंगे? हाँ, आदि काल में यह हुआ था, जब सिखाया था कि दुःखत्रय अभिघाता जिज्ञासा तदपघात के हेतु, कि जब हमारे पास दुख पड़ते हैं, तरह तरह के दुख हैं, त्रिविध दुख माने जाते हैं, तो फिर हम उनके उपाय खोजते हैं। लेकिन खोज लिए ना, अब ऋषियों ने खोज लिए, हमें बता दिए, तो हम उपाय को क्यों नहीं करते? हम उपाय करें तो हम प्रयोगशाला नहीं बनेंगे। यानी जो योग दर्शन है और जो योग दर्शन के अंतर्गत बताई हुई पद्धतियां हैं, उनको जब हम चलें तो फिर हम दोबारा से उस स्थिति में नहीं आएंगे कि दुःखत्रय विघाता जिज्ञासा। हम चौकस हो जाएं कि ये आफतें आ सकती हैं, और जैसे जैसे बदलाव आते हैं तो वो आफतें भी बदलाव का रूप ले लेकर के आती हैं। रीढ़ में ठीक रखने के लिए जो क्रियाएं हैं, खासतौर से सर्वांग पुष्टि गति है, सूर्य नमस्कार है, विभिन्न आसन हैं, चाहे वो चक्रासन है, चाहे वो वृश्चिकासन है, पश्चिमोत्तान आसन है, इनके अलावा दाएं बाएं घूमने वाली क्रियाएं हैं, ये सब ऐसे अभ्यास हैं जो हमारे रीढ़ को लचीला, मजबूत और निरोग बना करके रखते हैं। लेकिन ये प्रिवेंटिव पोस्चर्स कहलाते हैं, यानी हम ये सब करें तो फिर वो सब तरह की बीमारियां हमें नहीं घेरेंगी। हम अपने लचीलेपन की वजह से झट से गिर करके उठ जाएंगे और फिर उसी तरह स्मार्टनेस के साथ चलने लगेंगे। लेकिन अगर हम कुछ करते ही नहीं हैं तो फिर एक झटका, एक बार गिर जाना, एक बार धक्का लग जाना, वो भी हमारी कशेरुकाओं के यानी रीढ़ की जो हड्डियां हैं उनके संतुलन को बिगाड़ देता है। तो प्रिवेंटिव पोस्चर बहुत अच्छे हैं, नियमित करें तो उससे समस्या नहीं होगी। लेकिन जब समस्या हो जाए तो फिर वही प्रिवेंटिव पोस्चर्स, यानी जो हमारी रक्षा करने वाले हैं, वो हमारे लिए हमारी समस्या को बढ़ाने वाले हो जाते हैं। कई बार मैं प्राणायाम में, कई बार यौगिक आसनों में, अन्य यौगिक क्रियाओं में भी ये बताता हूं कि ये रोग की स्थिति में नहीं करने चाहिए। लेकिन कुछ तो करे बिना काम चलेगा नहीं। मेडिकल साइंस उपचार करती है, लेकिन वो फ्लैश एंड बोन्स का उपचार करती है, हमारे सिस्टम्स का उपचार करती है। लेकिन हमारा जो मन है उसको अब मेडिकल साइंस पकड़ने लगी है। अब वो जानती है कि शरीर में तो एक समस्या आई तो उस समस्या के सभी रोगियों को उस दवाई से उतनी अवधि में ठीक हो जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं होता। जिनके पास पॉजिटिविटी है, जिनके पास फोकस है, जिनके पास अपने मन को कहीं लगाने या हटाने की ताकत है, जिनके पास अपने सिस्टम्स को कंट्रोल करके उन पर कार्य करने की क्षमता है, वो लोग जल्दी ठीक हो जाते हैं। जो मन से स्वस्थ हैं वो रोगों से जल्दी निकल आते हैं। और जब जिनका मन गिर जाता है तो डॉक्टर्स भी परेशान हो जाते हैं कि ये व्यक्ति तो नेगेटिविटी की तरफ जा रहा है, ये तो सरेंडर करता चला जा रहा है, इसको हम कैसे उबारें। यानी एक ही रोग, एक ही स्तर का रोग 10 तरह के रोगियों के ऊपर अलग अलग प्रभाव करता है। वो दवाइयाँ किसी को 5 दिन में ठीक कर देती हैं, किसी को 15 दिन में भी ठीक नहीं कर पाती। तो इसलिए हम रोग से बचे रहें,
यानी उसकी गंभीरता से बच रहे हैं, गंभीर परिणामों से बचे रहें, इसलिए हमें डॉक्टर से सलाह देते हैं कि आप बेड रेस्ट करिए। उल्टे सीधे हाथ पैर चलाएंगे या चलाने की कोशिश करेंगे तो समस्या बढ़ सकती है। स्लिप डिस्क बेड रेस्ट से ठीक होने वाला रोग नहीं है। बेड रेस्ट उसका इलाज नहीं है, वो तो आपकी स्थिति और बदतर न हो इसलिए हमें सुझाव दिया जाता है। लेकिन एक्सपर्ट गाइडेंस में, चाहे वो न्यूरो के व्यक्ति हों, चाहे वो ऑर्थो के व्यक्ति हों, यानी हड्डियों की चिकित्सा हो, और चाहे वो मेडिसिन के लोग हों, सब लोग मिलकर के हमें उठाने की कोशिश करते हैं। उस कोशिश में योग की बहुत बड़ी भूमिका है, क्योंकि ये मन पे भी प्रभाव छोड़ता है और तन को भी दोबारा से सक्रिय कर देता है। जब हम बेड रेस्ट में हैं, उसमें कुछ चीज़ें हमें ध्यान रखनी है। सबसे पहली ये कि अति सर्वत्र वर्जयेत। दूसरी चीज़ ये कि अभ्यास जो मैं आज बताऊं उसको जितना आप शूटिंग पेन यानी तीखी पीड़ा के बिना कर सकें उतना उसको करना। तीसरी बात, अभ्यास को निरंतरता में करना। चौथी बात, ये ऑब्जर्व करना कि जब मैंने पहले दिन ये अभ्यास शुरू किया था उस समय मेरी स्थिति क्या थी और आज 10 दिन बाद कैसी है। अगर वो बेहतर है तो थोड़ा सा उत्साह को बढ़ा लेना और उस अभ्यास की गहराई को अच्छे से करना। ये चीजें हमें ध्यान रखनी है। कोई व्यक्ति अगर आपको ये कहता है कि जो आप आसन कर रहे हो ये पूरा नहीं है, तो आपके लिए ये मानो कि जो मैंने बताया या जो आपके एक्सपर्ट गाइड बताते हैं वो ही आपके लिए पूरा है। क्योंकि जो व्यक्ति आपको कह रहा है कि ये आसन पूरा नहीं है, तो वो व्यक्ति आपकी समस्या से परिचित नहीं है, आपकी क्षमता से परिचित नहीं है। आपकी जो हड्डियों की स्थिति आ गई है, जो आपके जो वर्टिब्रास हैं उनमें जो समस्या पैदा हो गई है उससे वो परिचित नहीं है। वो सिर्फ व्यायाम करने वाले भाई हैं और उन्होंने अपनी स्थिति के अनुसार ठीक कहा, तो उन्हें आप कहिए कि आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन फिलहाल मेरी स्थिति के अनुसार मुझे ये भारत योग की क्रिया के अंतर्गत बताया गया है, मैं इसको अपने ऊपर प्रयोग कर रहा हूं। इस इतने धैर्य के साथ आपको चलना पड़ेगा। तो ये मान के चलिए कि आपने स्लिप डिस्क की समस्या को झेलना है और उससे उबरना भी है। झेलने की स्थिति में आपको बेड रेस्ट पर छोड़ दिया गया है। अब आपको क्या करना है, मैं बहुत छोटी छोटी सी क्रियाएं आपको बताऊंगा। उनको ये मत सोचिएगा वही कि ये तो इस आसन का नाम तो पता नहीं क्या है, क्योंकि स्थितियों के नाम नहीं होते हैं। और अगर नाम मैं दे भी दूं तो वो ऐसे जटिल होते हैं कि उनको आप याद नहीं रख पाएंगे। आप समस्या में पहले ही जूझ रहे हैं और उधर आपको क्रियाओं के नाम रखने की और समस्या हो जाए। अब मैं आपको कहूँ कि सुप्त पादांगुष्ठ नासाग्र स्पर्शासन, तो आप ये कहोगे जी ये क्या समस्या है, तो मैं तो बिना अभ्यास के ही अच्छा हूँ। ऐसे जटिल जटिल नाम, क्योंकि वो बीच में जो स्थितियाँ आती हैं उनके भी नाम अलग अलग हो सकते हैं। तो उसका नाम कोई और भी रख लें, कोई और बता भी दे, आप भी कुछ अपने समझ के हिसाब से नाम रख लो, लेकिन क्रिया को समझ लो। और जब क्रिया को करोगे तभी उसको आप लाभ पूरी तरह से लेने की स्थिति में आ पाओगे। देखिए मैं लेटे हुए हूँ, अभी लेट जाता हूँ, यानी शरीर को लिटा दूंगा। मैं तो मन से तो लेट गया, अभी जैसे मैंने कहा मैं लेट रहा हूँ तो मैं लेट गया, लेकिन काम तो शरीर को लिटाने से चलेगा। तो वहीं से शुरू करते हैं और स्लिप डिस्क की स्थिति में हमें क्या क्रिया करनी है इसको आप देखिए, आराम से समझिएगा भी। बल्कि कई बार तो ऐसी स्थिति भी आती है कि आपको लेटे हुए राहत देने के लिए हमारे जो डॉक्टर्स हैं, हड्डियों के डॉक्टर्स हैं, नर्व्स के डॉक्टर्स हैं, वो लेटी हुई अवस्था में भी आपके पैर को थोड़ा खींच करके रखते हैं।
वजन भी लटका देते हैं कई बार, जिससे कि आपको लेटे लेटे भी एक्सरसाइज होती रहे, आपकी जो रीढ़ की स्थिति है उसमें थोड़ा सा बदलाव आए और वहाँ पर चेतना का संचार बढ़े, दर्द कम हो, ये सब होता है। तो हम उसी स्थिति से आगे चल रहे हैं। लेटे हुए हैं आप, जो मैं कर रहा हूं बस इसको करेंगे। पहली चीज, संचार को ठीक करेंगे। संचार को ठीक करने के लिए अपने शरीर पर नियंत्रण बढ़ाएंगे, यानी पैरों के पंजों को और हाथ की मुट्ठियों को खूब मजबूत भींचेंगे और छोड़ देंगे और फिर ढीला छोड़ देंगे। फिर से पैर मिलाएंगे, मुट्ठियों को यानी पैर के पंजों को भींचेंगे जैसे मैंने भींच रखा है, और हाथों के पंजों को भी भींचेंगे और फिर महसूस करेंगे कि हाँ मैंने पूरा कंट्रोल कर लिया है, और फिर ढीला छोड़ देंगे। केवल 3 से 5 बार इसको करिए, या जितना आपके शरीर अनुमति दे रहा है। मैंने कहा 3 से 5, आपसे 5 बार नहीं हो रहा, कोई बात नहीं, 2 बार करिए, 3 बार करिए, उतना भी ठीक है। फिर लेटे लेटे आप पंजों को अपनी तरफ लाइए, वापस ले जाइए, अपनी तरफ लाइए, वापस ले जाइए। 5 बार, 3 से 5 बार इसको करिए, छोड़ दीजिए। अंगुलियों को आपस में फंसा लीजिए। अगर ये संभव ना हो तो हाथ सीधे भी, शुरुआती दौर में हम ये भी कर सकते हैं कि हाथ सीधे ही है, सांस भरते हुए हाथों को ऊपर लाइए जितना हो सके, और पंजों को भी अपनी तरफ खींच लीजिए। पूरा शरीर खींचिए, फिर ढीला छोड़ दीजिए। इसमें जिनकी कमर में ये अभ्यास स्लिप डिस्क वाले लोगों के लिए बता रहा हूं, ये मत सोचिएगा हर कोई ऐसे ही करेगा। इसमें पैर को धीरे से घसीट करके मोड़िए, फिर दूसरे पैर को भी धीरे से घसीट करके मोड़िए। अब आप जब ऐसे पैर को घसीट करके एड़ी ही अपने हिप्स के पास लाएंगे तो कमर थोड़ी सी जमीन से उठ जाएगी, यानी मेरी कमर इस समय जमीन से थोड़ी उठी हुई है। मेरा जो कूल्हे हैं वो जमीन पर हैं, कूल्हे की हड्डी, और कमर थोड़ी सी उठी हुई है, पीठ और कूल्हे के बीच का हिस्सा। अब मुझे सिर्फ ये करना है कि कमर को नीचे को दबा रहा हूं, जो रीढ़ का निचला हिस्सा जमीन से उठा हुआ था उसको मैंने जमीन पर पूरा दबा दिया। अब मेरी यानी गर्दन से नीचे की पीठ से लेकर के और कूल्हे तक, यानी जो हमारी रीढ़ की हड्डी जहां कूल्हे में घुसती है वहां तक के हिस्से को मैंने दबाया है, और फिर मैंने इसको ढीला छोड़ दिया है। फिर इसी तरह से पीठ को मैंने दबाया, पूरी पीठ जमीन पर है, और फिर मैंने ढीला छोड़ दिया। ये जितनी बार भी मैं करूंगा, 2, 3, 4, 5, 10 बार, वो हर बार मुझे ढीला छोड़ना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसके बाद यदि आपको अनुमति है, यानी कमर अलाउ कर रही है, थोड़ा सा सिर को उठाइए ताकि आप आसानी से पैर को पकड़ सकें, ऐसे। फिर सिर वापस जमीन पर ले आइए और कमर को ढीला रखते हुए, प्रॉब्लम हिस्से को ढीला रखते हुए इसको थोड़ा सा अपनी तरफ दबाइए। सांस पे कोई ध्यान देने की जरूरत नहीं है। फिर इसे वापस जमीन पर टिका दीजिए, कमर को फिर ढीला छोड़ दीजिए। फिर इसी तरह से थोड़ा ऊंचा उठिए हाथों से, क्योंकि मुझे पता है कि उस पीड़ा की अवस्था में लेटे लेटे आप घुटनों को नहीं पकड़ सकते, लेटे लेटे आप घुटनों को अपने पास लाने की कोशिश नहीं कर सकते।
तो पहले सिर उठाना जरूरी, जिससे कि अनवांटेड टेंशन आपके प्रॉब्लम एरिया पर ना जाए। इसको दबाना, यहां रोक करके सांस नॉर्मल लेते रहिए, और यदि संभव हो तो धीरे धीरे पूरा सांस लेने का अभ्यास करिए। जितना लंबा सांस लेने और छोड़ने का अभ्यास इसमें होगा, उतना ही आपका जो कंजेशन है स्पाइन का वो दूर होगा और आप रिकवर जल्दी करेंगे। इतना काम करने के बाद फिर आराम से पैर को फैला दीजिए, दूसरे पैर को भी फैला दीजिए। दोनों पैर इकट्ठे भी फैला सकते हैं। अगला काम हमें इसमें करना है पेट के बल लेट करके करने वाली क्रिया। इसमें एक पैर को फोल्ड कर लेते हैं, यानी दाहिने पैर को मैंने फोल्ड किया है और बाएं हाथ को ऊपर उठा लिया है। इसमें पेट के बल होना थोड़ा आसान हो जाता है। यहीं से थोड़ा कमर को संभालते हुए आपने देखा कि मैंने थोड़ा सा इस पैर की ताकत से अपने हिप को उठाया और जरा सा करवट दे दिया। इस स्थिति में फिर मैं बाईं करवट हो गया, और बाईं करवट के बाद दाहिने हाथ की सपोर्ट लेते हुए और बाएं हाथ की सपोर्ट लेते हुए मैंने अपने आप को पेट के बल कर लिया। इस स्थिति में आ जाना, हथेलियां इस प्रकार जंघाओं से थोड़ा दूर रखें, ठुड्डी जमीन पर ले लेंगे और हाथ का सहारा लेते हुए, यानी दाहिने हाथ का सहारा लेते हुए और बाएं हाथ का सहारा लेते हुए थोड़ा सा मैंने कमर को मूवमेंट दिया, जितना आराम से दे सकता हूं। आप मेरे पैर की स्थिति देखें, पैर लंबा है, हथेलियों पर वजन है, कमर पर पूरा जोर नहीं पड़ रहा है, हाथ की सपोर्ट से मैं इसको मूवमेंट दे रहा हूं। ये मूवमेंट देना और फिर इस प्रकार से एड़ियां अंदर रखते हुए शरीर को आराम दें, यानी जिस हिस्से को अभी मैं व्यायाम दे रहा था उसे आराम दे दिया। फिर से पैर को मिला लेता हूं और कोशिश ये होगी कि मैं हाथ और घुटनों के ऊपर वजन डालते हुए, क्योंकि अक्सर स्वस्थ व्यक्ति तो एकदम से उठ जाता है, लेकिन जिसकी कमर में प्रॉब्लम है उसका उठना भी एक समस्या है और लेटना भी एक समस्या है। तो ऐसी स्थिति में हम अपना जो वजन है वो शेयर कर लेते हैं घुटने और हाथों के ऊपर। तो इस तरह से घुटनों और हाथ के बल पर हम थोड़ा सा ऐसे बोझ डालते हुए उठ जाते हैं। ये कार्य अगर आप ठीक से कर पाएं तो फिर अगला काम हमें ये कोशिश करनी है कि हम इसको थोड़ा सा मूवमेंट दें, जिसको हम बिलाव आसन कहते हैं। इसमें हमें थोड़ा नीचे झुकना, कमर को जो प्रॉब्लम एरिया है उसको थोड़ा खिंचाव देना और फिर उसको थोड़ा आराम दे देना, यानी कमर दब जाए। सांस छोड़ना, कमर ऊंची उठाना, हिप्स को आगे पुश करना और फिर रिलैक्स कर देना। इतना करने के बाद फिर मेरे पैर की स्थिति देखें। मैंने जो पैर पीछे लंबे थे, पैर के नाखून मेरे जमीन पर टच कर रहे थे, उनको मैंने थोड़ा मोड़ लिया और अब ये स्थिति बन गई। प्रॉब्लम वाले व्यक्ति को यह स्थिति लेने के बाद थोड़ा सा रुकना और फिर थोड़ा सा पीछे की ओर खींचना और फिर दोबारा से आराम में चले जाना। दिन में ये क्रिया जो मैं बोल रहा हूं, ये आप 2 बार भी कर सकते हैं, 3 बार भी कर सकते हैं।
एक बार अधिक करने के बजाय आप अधिक बार थोड़ा थोड़ा करें। फिर हमने ऐसे वजन लिया और एड़ी को जमीन की तरफ लाने की कोशिश करी। फिर कमर को बिल्कुल ढीला छोड़ दिया, सांस को ढीला छोड़ दिया। मैं जानता हूं कि उस पीड़ा में इतना सा काम करने में भी आपको पसीने आ जाएंगे, लेकिन हार नहीं माननी है और अति भी नहीं करनी है। अब बहुत इंपॉर्टेंट काम हमें यह करना है कि जब हम इस स्थिति में हैं तो यहां से यानी 3 जगहों पर दोनों हाथ और एक पैर पर वजन रहेगा और दूसरे पैर को हम थोड़ा सा आगे लाने की कोशिश करें। अगर यहां तक आ रहा है तो यहीं तक रखिए, सिर को ढीला रखिए जिससे कि कमर के ऊपर अनावश्यक पीड़ा ना हो। फिर धीरे से इसको वापस ले जाइए। फिर दूसरे पैर को थोड़ा सा आगे लाइए। ये जो पीछे घुटना है ना, इसकी सपोर्ट जमीन पे मिली रहती है। ये 3 जगहों पर वजन होने की वजह से आपके एक पैर को मूवमेंट करना यानी कमर को बहुत थोड़ा सा लोड देना आसान हो जाएगा। वो दिए बिना काम नहीं चलेगा, इसलिए करना जरूरी है। थोड़ा सा आगे खिसकाया घुटने को और फिर रुक गए। इतना काम करने के बाद फिर इसी तरह से बिलाव की स्थिति में आ जाएं और यहां पर हम एक क्रिया करते हैं, इसको हम मुक्त मेरु बोलते हैं। मुक्त मेरु की स्थिति में हिप्स को एड़ी के पास लाना है और श्वास लंबा लंबा लेना है। ये स्थिति लेने के बाद हम वज्रासन में बैठ जाते हैं। स्पाइनल प्रॉब्लम, खासतौर से स्लिप डिस्क की जो समस्या है, इसमें कुछ चीजें नुकसान देने वाली होती हैं। यानी जो हमारे लिए, मैंने कहा कि स्लिप डिस्क जिससे नहीं होती है, लचीली स्थिति लाने वाली क्रियाएं, वो इसमें करेंगे तो समस्या बढ़ेगी। इसलिए मतलब पश्चिमोत्तानासन में बैठना, खड़े होकर के आगे झुकना, जरा सा कमर खुली सी महसूस कर रही है तो फिर कुछ वजन उठाने की कोशिश कर लेना, ड्राइविंग साइकिल के ऊपर करना या मोटरसाइकिल पर करना और उसमें झटका आ जाना, ये सब चीज़ें हमारी समस्या को बढ़ाने वाली हैं। हमारे चिकित्सकों ने बहुत पढ़ा है, बरसों पढ़ा है, अनुभव किया है और उसके बाद हमें सुझाव दिया कि आप आराम करें। लेकिन अब एक चिकित्सक हर व्यक्ति के पास घर जाकर के उसको ये तो नहीं बता सकता कि इस आराम की स्थिति में तुम्हें कौन कौन सी क्रियाएं करनी है। योग का और चिकित्सा विज्ञान का बहुत निकट का रिश्ता है, तो उस रिश्ते को जानते हुए हम हाथ मिला करके चलते हैं, बुद्धि मिला करके चलते हैं और मन मिला करके चलते हैं कि हमें इस रोगी को स्थिति से उबारना है, संभालना है। स्लिप डिस्क जो स्थिति है वो, क्योंकि अंदर अभी बाहर से तो कुछ भी नहीं दिख रहा आपको, लेकिन जब आपका एमआरआई होता है, स्कैनिंग होती है, तो उस समय हर चीज दिख जाती है हमारे चिकित्सकों को और उससे वो ये पहचान कर पाते हैं कि ये डिस्क जो है आगे की तरफ खिसकी हुई है, पीछे की तरफ खिसकी हुई है, दाएं बाएं खिसकी है या किसी और एंगल पर खिसकी है, जिससे कि जो नर्व्स उससे दबी हैं या डैमेज हुई हैं, जिनकी वजह से हम इतना सा भी मूवमेंट नहीं कर सकते। यहाँ तक हम सुझाव देते हैं कि स्लिप डिस्क वाला व्यक्ति अगर उसे खांसी भी आए, छींक भी आए और वो खड़ी हुई स्थिति में है, तो पहले वो कुर्सी का सहारा ले ले, यानी मेज कुर्सी उसको सपोर्ट ले ले, तब छींकने का काम या खांसी करने का काम करें। यानी बिना किसी सपोर्ट के झटका ले लेना इसमें कई बार समस्या को बहुत ज़्यादा बढ़ा देता है।
जब इतनी चीज़ भी नुकसान दे सकती है तो फिर साधारण व्यायाम नुकसान क्यों नहीं देगा। यही शब्द कह रहा हूँ मैं कि नुकसान ज़रूर देगा। तो वहाँ पर एक्सपर्ट गाइडेंस चाहिए, अनुभव का पता होना चाहिए। आपके अनुभव से जो आपका ट्रीटमेंट देने वाला आचार्य हैं उनका कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, वो आपकी स्थिति को सही से समझें। मैंने बहुत छोटी छोटी सी 2-3 चीज़ें बताई हैं। इतना करने में आपको कोई रिस्क नहीं है, लेकिन करिए। और मैंने ये भी बता दिया कि ये न सोचें कि इसमें हमें काफ़ी देर लगानी है, बल्कि अभ्यास थोड़ा कम हो, अधिक बार हो। 3 से 5 बार दोहराइए, लेकिन दिन में 3 बार उसको करिए। आप देखेंगे कि आपको लाभ होगा और आप दोबारा से सामान्य स्थिति में लौट आएंगे। हाँ, बैठना उठना इसके लिए भी विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है। जैसे मैंने बताया कि ये जो आसन है, ये तो मित्र आसन है, जिनको चाहे स्लिप डिस्क हो, चाहे sciatica का दर्द हो, इंडाइजेशन हो, यानी हर तरह से हमको फ़ायदा देने वाला है। लेकिन जिनके घुटने साथ नहीं दे रहे, कई बार मुझसे पूछते हैं कि जी आपने आसन बताया, हमारे तो घुटने काम नहीं कर रहे, फ़ायदेमंद तो बहुत है, तो हम क्या करें। तो स्वाभाविक है कि जब घुटने किसी के ऑपरेशन हो चुका है, रिप्लेसमेंट हो चुका है, या आर्थराइटिस बहुत बढ़ा हुआ है, तो उनको इस तरह वजन दे करके बैठना कोई समझदारी नहीं है। तो एक एपिसोड में हम सारी चीज़ें तो नहीं बता पाते, लेकिन हाँ, उतनी चीज़ ज़रूर बताते हैं जिससे आपको निश्चित लाभ हो और कोई रिस्क ना हो। जिसमें रिस्क भी हो तो पहले ही टोक देते हैं। तो इसलिए बताया कि अगर केवल स्लिप डिस्क वाली प्रॉब्लम है तो इस आसन में बैठना पसंद करिए। अगर इंडाइजेशन की प्रॉब्लम है, आंतें कमज़ोर हैं, तो इस आसन में बैठना पसंद करिए, आपको ज़्यादा लाभ होगा। लेकिन पद्मासन में बैठना, क्रॉस लेग पोजीशन में बैठना, पैर सामने फैला करके बैठना या खड़ी हुई अवस्था में आगे झुकना, ये आपके लिए बहुत नुकसान देने वाला सिद्ध हो सकता है। तो शुरुआती दौर में इनको करें। मुझे लगता है कि इतने से ही आप खड़े हो जाएंगे, और जब खड़े हो जाएंगे तब फिर पूछिएगा, तो हम उससे आगे की बात आपको बताएंगे कि जिससे कि जो समस्या से आप निकले हैं उससे आगे हम पीठ को और मजबूत कैसे बनाएं, रीढ़ को और मजबूत कैसे बनाएं, रीढ़ को फ्लेक्सिबल कैसे बनाएं, और फिर रिस्क फ्री मूवमेंट्स किस प्रकार करें। क्योंकि ये हमारी मेरुरज्जु है, इसको मेरुरज्जु कहा जाता है। यानी जैसे रस्सी होती है ना, तो ऐसे हमारी रीढ़ एक रस्सी है, वो एक सीधा डंडा नहीं है। और वो रस्सी वो है जिसमें आपके पूरे शरीर को स्वस्थ रखने वाले केंद्र हैं, जिनको हम षड चक्र बोलते हैं। तो उसके अलावा भी अगर हम आधुनिक चिकित्सा विज्ञान की दृष्टि से भी देखें तो उसमें हमारे डिफरेंट प्लेक्सेस हैं, नर्वस सेंटर्स हैं, जो पूरे शरीर के स्वास्थ्य को प्रभावित करते हैं। तो रीढ़ का मजबूत होना बहुत ज़रूरी, रीढ़ का लचीला होना बहुत ज़रूरी, रीढ़ का निरोग होना भी बहुत ज़रूरी, और जिस स्थिति में अब बेड में हम पड़े हुए थे उससे उठने के लिए योगाभ्यास भी बहुत ज़रूरी। आपके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं।